सामने आ रही है। शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस से उड़ान भर चुका है। बांग्लादेश एयरफोर्स का ये विमान निकल चुका है। ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि विमान की लोकेशन की जानकारी अभी नहीं है। अब सवाल है कि ये विमान उड़कर कहां जा रहा है। क्या यहां से उड़कर हिंदुस्तान के अंदर ही किसी दूसरी सीमा पर जा रहा है या फिर हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश एयरफोर्स का ये विमान जिससे शेख हसीना कल भारत आई थी, ये विमान अब यहाँ से उड़ान भर चुका है। अब दो चीजें हैं यहाँ पर कि अगर हसीना इसमें नहीं है और बिना शेख हसीना को लिए ये विमान हिंडन से उड़ा है तो एक संभावना ये हो सकती है कि ये वापस लौट सकता है बांग्लादेश के लिए। लेकिन हमारे साथ जानकारों का पूरा पैनल है। आर्मी का प्रोटोकॉल क्या कहता है और सेना की ओर से क्या कुछ इसमें कहा जाता है। टिक्कू साहब, अगर ये विमान उड़ा है, अगर शेख हसीना को लेकर नहीं उड़ा है तो फिर आगे इसकी डेस्टिनेशन क्या हो सकती है? देखिए, इसकी क्योंकि ये जब उड़ा है तो आर्मी चीफ बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इनको परमिशन दी थी जाने के लिए, तो मुझे लगता है ये वापस बांग्लादेश चला जाएगा क्योंकि एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स का है तो वहीं चला जाएगा और बांग्लादेश वापस चला जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ये अगर इसमें शेख हसीना है वो तो फिर परिप्रेक्ष्य बदली हो जाता है। लेकिन एक हमको बात समझनी पड़ेगी, जो भी व्यक्ति बांग्लादेश के पीएम को शेख हसीना को वहां से उड़ाकर इंडिया लाया वो अब टारगेट बन जाएगा और उसके बारे में पता तो चलेगा लोगों को ये कौन आदमी था और वो अब मुसीबत में फंस जाएगा। तो उनको जबरदस्त सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ये इसका एक बहुत बड़ा पहलू है। दीपक वोरा सर, आपको क्या लगता है? दो चीजें यहां पर हैं, या तो शेख हसीना इस विमान में है या फिर नहीं है। और अगर ये विमान उड़ा है तो जैसा कि टिक्कू सर कह रहे हैं कि ये वापस बांग्लादेश ही जाएगा, शेख हसीना और उनकी बहन को यहां छोड़कर। कर्नल टिक्कू साहब की जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वो जहाज़ उनको यहाँ छोड़ के वापस चला जाएगा, उनको साथ लेके नहीं जाएगा, वो वापस नहीं जाएंगे क्योंकि गुस्सा इस समय बहुत है। सर, उनको यहाँ टेम्प्रेरी असाइलम मिलेगा और मैं इतना भी कह देता हूँ, मैंने अपने डिप्लोमेटिक करियर में देखा है, हो सकता है उनकी तबीयत कुछ नाजुक हो जाए तो हॉस्पिटल चली जाएँ इलाज के लिए एट्सेट्रा। फिर ये जो इस समय गर्मी है ये कम हो जाती है और उनको यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी जाएगी मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने। हमने पहले भी ये किया है। तो मेरा मानना है जो सर्वदलीय मीटिंग हो रही है वो यही कहेंगे कि भाई ये भारत की दोस्त रही हैं। भले ही हम डील करते हैं इंडिविजुअल के साथ नहीं, हम डील करते हैं जो भी सरकार वहाँ पर होती है, लेकिन अगर ये रही हैं तो फिर यहाँ पर इनको रहने दिया जाए कुछ देर के लिए। वो भी मेरा ख्याल अपने आप को दीपक वोरा सर एक चीज और क्लियर कीजिएगा, महसूस करेंगी। दीपक वोरा सर, आप बेहतर बता पाएंगे, कल जो खबर थी कि शेख हसीना दिल्ली आएंगे और दिल्ली से सीधा लंदन जाएंगी, क्या ब्रिटेन उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं है? मेरा ये मानना है कि वो खुद नहीं जाना चाहेंगी। वहाँ पर एक बहुत तगड़ी बांग्लादेशी कम्युनिटी है, उनमें से बहुत से रेडिकल लोग हैं और फिर इनकी हिफाजत जो है करना मुश्किल हो जाएगा, इनको खतरा होगा। वैसे भी लंदन में आप देख रहे हैं, इंग्लैंड तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे हर रोज़ किसी न किसी प्रकार का दंगा होता है और इस्लामिक रेडिकल्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो मेरा मानना है कि शायद वो खुद नहीं जाना चाहेंगी इस समय। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सबसे महफूज जगह शेख हसीना वाजिद के लिए भारत है। ठीक है, भारत महफूज जगह है, लेकिन यहां हम ये भी बात करें कि बांग्लादेश में कौन महफूज नहीं है। लगातार जो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है संगीत रागी साहब कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सेफ हैं? 12 मंदिरों को तोड़ दिया गया, घरों को निशाना बनाया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, लूट मचाई जा रही है। देखिए, हिंदू पहले भी सेफ नहीं थे और आपको पता होगा कि हिंदुओं की आबादी 22% से 8% आज के दिन में बांग्लादेश में रह गया है। वो अपने रिलीजियस फ्रीडम का एक्सरसाइज पहले भी नहीं कर पा रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। हमारे पास बांग्लादेशी हिंदू स्टूडेंट्स होते हैं दिल्ली में और जब हम उनसे बात करते हैं यूनिवर्सिटी में तो कहते हैं क्या वहाँ पर किस प्रकार का इस्लामिक टेररिज्म जो है वर्क करता था। मैंने कहा शेख हसीना एक दंग के हिंदुओं के प्रोटेक्टर के रूप में इमर्ज करके आई थी, मंदिर बचे हुए थे कुछ, अब वो बचेंगे या नहीं बचेंगे ये देखना है। ठीक है, अगर मंदिरों पर हमला होता है, हिंदुओं के घरों पर हमला होता है, वहां से पलायन होता है। 10 सेकंड। देखिए, कल से हिंदू मंदिरों पर अटैक के सारे वीडियो आ रहे हैं जी। एक भी देश का मुल्ला, मौलवी, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हिंदुओं के बारे में कंसर्न नहीं है करता है। गाजा में फिलिस्तीनी टेररिस्ट मारे जाते हैं, उनकी छाती यहां दौड़ नहीं सकती है।
जी, और भारत के करीबी हिंदू वहां पर मारे जा रहे हैं। ठीक है, गुलाम सरवर साहब यहाँ मौजूद है। मुझे लगता है कि गुलाम सरवर साहब, हिंदुओं पर हो रहे अटैक को लेकर के सारे लोग चिंतित हैं। गुलाम सरवर साहब, देखिए, कल मेरा तकरीबन दोपहर में ही एक छोटे चैनल को बयान गया है और मैंने ये उसी वक्त शंका जाहिर की थी और मैंने केंद्र सरकार से विनती की थी कि प्राथमिकता के आधार पर आप सबसे पहले वहां के माइनॉरिटी की सिक्योरिटी की व्यवस्था करें। उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल संतुलित है, उससे हम कहीं चिंतित नहीं है कि सरकार क्या निर्णय लेगी। बहुत अच्छा निर्णय लेगी। अब तक जो श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, लक्षद्वीप और विशेषकर फिलिस्तीन और इजराइल संकट पर भारत का जो स्टैंड रहा वो सराहनीय रहा जी। तो इसलिए बांग्लादेश को लेकर हम इसकी ठीक है, राधारमण जी लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिंता है जी, सरवर साहब, बहुत जबरदस्त इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधारमण जी, खबर आई है कि इस्कॉन का एक मंदिर भी जला दिया गया है, और क्या जानकारी है आपके पास और इसको लेकर कितने चिंतित हैं आप? बहुत ही हम लोग चिंतित हैं। अलग अलग तरह की खबरें हमें मिल रही हैं। रात भर भक्त लोग मैसेज करते रहे और हम देख भी रहे हैं सोशल मीडिया में किस तरह भयंकर चित्र हम सबके सामने उभर कर आ रहा है। तो अभी सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए सभी की, विशेषकर भारत सरकार की, कि वहां पर जो 13 मिलियन जो हिंदू हैं उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है और ग्राउंड में उनको मदद पहुंचे वैसा कुछ करने की आवश्यकता है। आपकी किसी से बातचीत वहां पर हुई है क्या बांग्लादेश में? जी, आज सवेरे हमारे भक्तों से बातचीत हुई है। हमारा एक कोई सेंटर था, वहां पर भी काफी तोड़फोड़ और जला दिया, हमारे विग्रहों को जला दिया। और तो क्या उनको कहीं कोई शेल्टर मिल रहा है, कोई कैंप पर उनको भेजा जा रहा है? क्योंकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं वहां। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और अभी एक ही चीज भक्त कर रहे हैं कि वो एक साथ होकर, इकट्ठे होकर वो किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं। और एक साथ हम लोग भी निर्देश दिए हैं कि आप लोग एक साथ रहिए जी। और कुछ मंदिरों को छोड़ के भी भक्त चले गए हैं दूसरे मंदिरों में जहां पर संख्या ज्यादा है। तो स्थिति इसलिए भी काफी खराब है राधारमण जी, क्योंकि वहां जो पुलिस है उसने हथियार डाल दिए हैं उत्पातियों के सामने, अराजकतावादियों के सामने, कट्टरपंथियों के सामने। और इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि क्या बांग्लादेश से एक बार फिर से वहां जो लोग हैं, हिंदू हैं, उनका इन्फ्लक्स भारत की ओर हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो मिश्रा जी, क्या जो बीएसएफ है उनको रोकेगी, उनको वहां से वापस लौटाएगी? क्या होता है वहां पर बॉर्डर पर, ये बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि अभी जो इंसिडेंट हुआ, कल जो इंसिडेंट हुआ है ढाका में, काफ़ी हिंदू के घर में अटैक हुआ है, सार्वजनिक हुआ है और आप इसका वीडियो भी देख चुके हैं। और जो हमें मेरे को चिंता आता है कि हिंदू शरणार्थी काफी तादाद में इंडिया को आएंगे, प्रवेश करने को कोशिश करेंगे जी। और बीएसएफ को इसमें ताकीद किया गया है कि देखो, और उसके साथ मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, उसके साथ भी क्योंकि लैंग्वेज एक है बंगाली, वो बांग्लादेश में हो या वेस्ट बंगाल में हो, उसके साथ भी जमात-उल मुजाहिद ऑफ बांग्लादेश, इनके भी जो मिलिटेंट्स भी उनके साथ आ सकते हैं। इसलिए बीएसएफ को बिल्कुल ताकीद कर दिया है कि जो भी आते हैं उनको वहां पर बॉर्डर में उस पर रोका जाए। राधारमण जी, भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस वक्त आप? यही अपील करेंगे कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, और हमने देखा भी 2021 में भी देखा कि किस तरह जो एक बार चक्र शुरू हो जाता है वो हिंदुओं के लिए काफी भारी पड़ता है। तो बिना देरी किए या तो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स होती है उसको उतारा जाए। अगर वहां की पुलिस और आर्मी सक्षम नहीं है, हमने देखा भी कि किस तरह वहां के प्रधानमंत्री को खुद अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और हमने देखा कि किस तरह वहां के जो उपद्रवी प्राइम मिनिस्टर आवास में घुसकर उनके अंडर गारमेंट्स को लहरा के उत्सव मना रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस वक्त पूरी तरीके से वहां पर सेना का कंट्रोल है, अराजक तत्वों का वहां पर कंट्रोल है। दीपक वोरा सर, अब जो चिंता यहां पर है वहां रह रहे हिंदुओं की, जिनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, बांग्लादेश से आ रहे हैं 1 करोड़ हिंदू। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 1 करोड़ हिंदू आ रहे हैं, तैयार रहे। शुवेंदु अधिकारी ने ये बात कही है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का कहना, बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू भारत की ओर आ रहे हैं। उनका बयान सुन लेते हैं। আপনারা প্রস্তুত থাকুন,
1 কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বলবো অবিলম্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলুন, কারণ সিএতে পরিষ্কার আছে ধর্মীয় উৎपीड़न। राधारमन जी हमारे साथ इन्होंने बिल्कुल राधारमन जी हमारे साथ हैं। राधारमन जी, आपकी जो बातचीत हो रही है वहां लोगों से, क्या पलायन की भी लोग सोच रहे हैं? ऐसी भी कोई बात हुई है आपकी? क्या अभी जो भक्त थे वो अभी तो अपनी जान की चिंता में है, क्योंकि स्थिति बहुत ही नाजुक है। और ऑफ कोर्स अगर जान के ऊपर जब बन के आ जाएगी तो दूसरा उपाय भी क्या है। और स्थिति बहुत ही भयंकर। क्या होगा ये बताइए। जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 1 करोड़ हिंदू भारत आना चाह रहे हैं। एक्चुअली पलायन तो दीपक मुझे वोरा मालूम नहीं है कि ये जो फिगर इन्होंने 1 करोड़ का दिया है किस आधार पे दिया। हाँ, ये सच है कि 30 करोड़ बंगालीज रहते हैं बॉर्डर की उस तरफ या बॉर्डर की इस तरफ, बांग्लादेश में या पश्चिम बंगाल में, जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन इतने 1 करोड़ आ रहे हैं कि नहीं, ये मैं नहीं जानता कि ये किस बेसिस पे ये कहा जा रहा है। मेरा ये मानना है सर, बांग्लादेश में पहले भी उथल पुथल हुई है, नेपाल में कितने सालों तक वो माओवादी इंसर्जेंसी चलती रही है। देश कहीं जाता नहीं है, डिस्टर्बेंस होगी, ट्रबल होगी, टर्मोइल होगा, कुछ देर के बाद वो स्टेबिलिटी वापस आ जाती है। श्रीलंका में भी आपने ये देखा, म्यांमार में भी आप ये देखेंगे, रेजिम चेंज होगी, शायद स्टेबिलिटी आए ना आए, भाई ये चलता रहता है सर। लेकिन सर एक जो सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, जो राधारमन यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी आज सुबह बात हुई है वहां पर, जो मंदिर में लोग फंसे हुए हैं, बाकी घरों पर, वो कह रहे हैं कि लोग बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं। उनको लग रहा है कि भाई अब तो सरकार भी रही नहीं, सेना का कंट्रोल है, पता नहीं कल को क्या हो जाए। ये बिल्कुल अनसर्टेनिटी के बारे में जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है। मैंने ये भी सुना था किसी से कहते हुए कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स आनी चाहिए। सर, आप यूएन सिस्टम नहीं समझते हैं, इतनी आसानी से नहीं होता कि चलो जी जाएं वहां पर। वो पूरी डिस्कशन होगी, पूरी रिपोर्ट बनेगी, फिर मैंडेट दिया जाएगा, कई महीने लग जाते हैं इसके अंदर, और तब तक तो हजारों लोगों की हत्या हो सकती है, जैसे हालात है अभी। दीपक वोरा जी, ओवरनाइट तो यूएन फोर्स नहीं जाएगी ना पीस कीपिंग, कौन से। लेकिन इस वक्त होना क्या चाहिए दीपक वोरा सर? अभी राष्ट्रपति रिएक्शन क्या होना चाहिए? भारत क्या इस वक्त वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से बातचीत कर सकता है कि हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, जो माइनॉरिटीज हैं उनको सुरक्षित करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इतना तो कहा जा सकता है। 100% हमारी ब्रांड एक्विटी बांग्लादेश में बहुत गहरी है सर। हमने बहुत मदद किया, हमारे सॉफ्ट लोन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम किया, एनर्जी में हमने काम किया है। वो लोग ये जानते हैं कि भारत की जो है सेल्फलेस हेल्प दी है बांग्लादेश को। तो एक्चुअली जो भी सरकार है इस समय उनसे बात करेंगे, मिलिट्री से बात करें, हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, तो बात करेंगे कि भाई अब इसको बंद करिए और प्रोटेक्शन दीजिए हमारे लोगों को। तो ये चुपचाप से होता है बैकडोर डिप्लो। सर मैं समाप्त करते हुए एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसको हम डिप्लोमेसी में कहते हैं बतख सिंड्रोम, डक सिंड्रोम। ऊपर तो आप देखते हैं सब शांत है, लेकिन नीचे हमारे पैर कैसे चल रहे होते हैं वो शायद आप नहीं देख पाते। तो हमारी डिप्लोमेसी परफेक्ट है और हम इस समय बहुत एक्टिव होंगे प्रोटेक्शन के। ठीक है मनन जी, यहां पर अगर बात की जाए भारत की ओर से किस तरह का अभी रवैया होना चाहिए? कोऑपरेटिव होना चाहिए या थोड़ा सा कोअर्सिव होना चाहिए, थोड़ा सा फर्म रवैया होना चाहिए कि सारी चीजें अगर सामान्य रहेंगी तभी जाकर के जो है अच्छे संबंध बने रहेंगे? इन सब के बीच तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर जो उड़ा है शेख हसीना का, इंडियन एयरबेस से जब हेलीकॉप्टर उड़ा है वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बात करूं क्या? जी मनन जी आप बोलिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आपने 2 बड़े अच्छे क्विक फायर ऑप्शंस दिए हम लोगों को, तो मुझे लगता है कि परसुएसिव तो हम लोग हैं ही अभी, जहाँ तक सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग हो रही है और सरकार सोच रही है, पर कहीं ना कहीं कोअर्सिव डिप्लोमेसी को हमको यहाँ पर यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही 2005, 6, 7 और मतलब पुराने वर्षों में शेख हसीना की कोई बातचीत रही हो, पर शेख हसीना भारत की फ्रेंड है। नहीं सर, लेकिन फ्रेंडली सरकार होते हुए वहां पर जो है चर्चा जारी रखें, लेकिन इस वक्त इस तस्वीर को देखना जरूरी है। पूरी दुनिया देख रही है कैसे हिंदुओं पर बांग्लादेश में इस वक्त जुल्म ढाए जा रहे हैं। सुनिए आवाज। একটা
একটা উপরে টিপি অনিছে বড় টিপি দরজা আমার জিনিস আলমারি মালমারি যা আছে সব ভাঙ্গা ভুঙ্গা সব একাকার করে আমি 20,000 টাকা দিয়ে গেছিলাম আলমারির ভিতরে 20,000 টাকা আমি খালি ডাক্তারের কাছে গেছি আমি 20,000 টাকা পাইনি না আমি 20 টাका पाई ना। और ये चीख पुकार जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है आरती टिक्कू जी, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो गाजा पर तो फोकस करती है, वहां देखती है, यमन पर देखती है, तमाम दूसरे मुल्कों में देखती है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो होता है वो क्यों नहीं दिखता इस इंटरनेशनल कम्युनिटी को? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त एक वोकिज्म का जो एक कीड़ा है, एक बीमारी है, उससे जूझ रही है। उनको हिंदुओं की जो परसिक्यूशन है ना तो 1990 में आप जो बात कह रही है, देखिए वो आंकड़े में यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि कैसे 1951 के मुकाबले आज की तारीख में 14% हिंदू आबादी बांग्लादेश में कम हो गई और लगातार कम होती जा रही है। बिल्कुल, यही मेरा कहना था कि जब 1990 में कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ तब भी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप थी, और आज बंगाल में, बांग्लादेश में जो हिंदू है उनके साथ जो कर रहे जिहादी एलिमेंट्स जो कर रहे हैं बांग्लादेश में, आज भी चुप है। इनफैक्ट यूएसए का भी जो स्टेटमेंट आया है, उनका स्टेटमेंट अभी भी हसीना के खिलाफ आया है कि वो रिगिंग हुई इलेक्शंस में, और उनके जाने का उनको कोई गम नहीं है। जो अफरा तफरी मच रही है, जो हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं है। इन सबके बीच इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो हम बोल रहे हैं। संगीत रागी साहब, भारत का भी एक तबका जो है जश्न मना रहा है। संगीत रागी साहब, भारत का भी एक तबका जश्न मना रहा है कि भाई तानाशाह का अंजाम यही होता है, तमाम तरह की जनता की ताकत देख लो, ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, मैंने कहा कि भारत के अंदर भी, मैंने कल भी ये ट्वीट किया था, और मैं अभी भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ट्विटर पर एक प्रकार के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंटेलेक्चुअल ग्रुप में यही डिस्कशन हो रहा है। कल जैसे खुशियों का वो दौर चला, शेख हसीना ऐसे आ रही हैं, उनका फ्लाइट यहाँ हो रहा है, फिर बहुत सारी बातें की गई। भारत के अंदर एक तबका है जो खुश हो रहा है, क्योंकि शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के बीच में गहरे अच्छे संबंध थे जी। राजनीतिक संबंध के अतर जो है वो उनका संबंध गांधी परिवार से भी बहुत अच्छा रहा है। भारत के साथ पूरा जो ये सरकार थी वो बहुत मित्रवत सरकार थी। उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जमात है, हुजी है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो तालिबान के आने पर अफगानिस्तान में समर्थन किया था और बड़े बड़े कसीदे पड़े थे, ऐसे फोर्सेज वहां पर बांग्लादेश में यदि आएंगे। मैं इरशाद जी को कहूंगा, इरशाद जी अगर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, इस महिला की चीख अगर सुन पा रहे होंगे इरशाद जी, उसके खिलाफ इरशाद खान जी, मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये सियासी इशू को आप मजहबी नफरत में मत तब्दील करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ये देखिए, अगर कोई हमला होता है तो ऐसे आवाजें नहीं निकलती हैं, अभी गर्दन दबा देते हैं बल्वे के दौरान। अगर लोग, अरे वो महिला पूछ रही है कि हमारा क्या कसूर है, कट्टरपंथी हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं, यही पूछ रही है वो। मैं वही कह रहा हूँ, यही तो झूठा प्रोपेगेंडा आपका है। मैं ये कह रहा हूँ इसको। अच्छा, 12 मंदिर जो तोड़ दिए गए वो भी कह दीजिए। गुलाम सरवर साहब आपको यहाँ से जवाब देना चाहते हैं। गुलाम सरवर साहब, क्विक रिएक्शन। आप सवाल ही गलत कर रहे हैं, किससे आप सवाल कर रहे हैं? इनके देश में जो माइनॉरिटी पर एट्रोसिटी होता है तो उनको दिखता है क्या? बांग्लादेश का कैसे नहीं आएगा इनको? ये प्रॉब्लम है, जब इनको खुद अपने देश का नहीं दिखता, वहाँ जो है हिंदुओं पर और सिखों के ठीक है। वर्ल्ड कॉन्क्लेव में सभी पक्षों की बात हमने सुनाई और ये भी दिखाया कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। आप सभी मेहमानों का जी हम सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बड़ी खबर पर। वर्ल्ड कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बांग्लादेश से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी।